शुभम बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उनकी कमर 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, शुभम के बेटे विनोद ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, शुभम की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, विनोद ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ विनोद, क्यों चिल्ला रहे हो? शुभम की पत्नी अंजू किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, विनोद ने शिकायत भरे लफ्ज में कहा। माँ जी, आप ऊपर चले जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? अंजू बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी कलावती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर एक अकेले कोने में वाले कमरे में जाकर बैठ गई। शुभम बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर पर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को शुभम की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी ने अपनी देसी धुन तारा से उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई हैं। शुभम को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को कलावती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। शुभम बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता और दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, शुभम, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है जो तुम्हारी देखभाल कर सके। शुभम ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आए हैं ना। अंजू को तुम जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, कलावती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। शुभम जानता था कि गांव में माँ की कोई देखभाल करने वाला नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ गया तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार और पत्नी और समाज ने उसे सब मनोभाव को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब शुभम बहुत छोटा था, उनके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से शुभम के डॉक्टर चाचा आ गए। डॉक्टर अमन ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों शुभम, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? डॉक्टर अमन ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा, अंजू ने सपाट लफ्जे में उत्तर दिया। डॉक्टर अमन ने शुभम की ओर देखा तो शुभम ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर अमन सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर पहुंचे। देखा कि कलावती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर अमन दौड़कर कलावती के पास गए, उसके पैर छूकर रोने लगे। कलावती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थे। वाह बेटा शुभम, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर अमन ने शुभम को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, शुभम का कोई दोस्त नहीं है, मैं खुद गाँव आई थी। कलावती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है। भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुमने अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर अमन ने अंजू की ओर व्यंग से देखा। अंजू निस्तड़ होकर शुभम को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो,
वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा शुभम, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में समस्या थी। तब तुम्हारी इसी कुरूप माँ ने अपनी एक और आँख और अपने बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। अंजू बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटों को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर अमन की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इस स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर अमन ने कलावती से कहा, शुभम को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर अमन तो उसके चाचा थे। उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो बिमल को यही लग रहा था उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। वह दौड़ता गया और माँ कलावती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अस्वच्छ है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। शुभम अग्नि दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। अंजू को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कलावती से आंख मिलाए। कलावती ने अंजू की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और शुभम को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। अंजू और बच्चों ने कलावती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाओ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।